वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास लेने जा रही हूँ मैं आपकी। तो सबसे पहले क्लास लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो सिलेबस में कौन कौन सी बुक चलती हैं। तो पहली जो बुक है वह है संसाधन भूगोल, जो आपकी फर्स्ट बुक है, और दूसरी है मानव भूगोल, जो आपकी सेकेंड बुक है। ठीक है। जो संसाधन आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट बुक के बारे में, संसाधन भूगोल मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बीए सेकेंड ईयर को। तो सबसे पहले अपन को संसाधन भूगोल जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सिलेबस किस प्रकार का सिलेबस है, हम उसमें किन किन बातों का अध्ययन है वो करते हैं। तो सबसे पहले संसाधन है, तो स्वाभाविक सी बात है, संसाधन का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, उपागम, अन्य विषयों के साथ संबंध, तथा जो संसाधन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं, ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन, परंपरागत संसाधन। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा, इसके अलावा जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो संसाधन संरक्षण है उसका अध्ययन हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत करेंगे। और जो संसार में जो वन संसाधन पाए जाते हैं उन वन संसाधनों का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा जो विश्व के जो संसाधन प्रदेश हैं उनका भी अध्ययन हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से संसाधन भूगोल के अंदर जो हम हैं वो कई प्रकार की बातों का अध्ययन करते हैं। संसाधन कौन कौन से होते हैं, संसाधनों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संसाधन भूगोल पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संसाधन होते क्या हैं। ठीक है, कि संसाधन क्या होते हैं, उनके वर्गीकरण हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संसाधन का अर्थ व परिभाषा। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वे साधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं और जिसको जैव समुदाय लंबी अवधि तक काम में लेता है। यानी जो संसाधन है वो सबसे पहले तो जो संसाधन है उसको क्या कहते हैं? रिसोर्स। और जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस शोर्स, री और शोर्स। यानी री का मतलब दीर्घावधि, और शोर्स का मतलब साधन, यानी दीर्घ अवधि के साधन। अर्थात संसाधन क्या होते हैं? वे साधन जिनको जैव समुदाय है वो प्रकृति के द्वारा दिए हुए, वे साधन जिनको जैव समुदाय लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक काम में लेता है और उनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है, जिनको संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे सूर्य ताप है, वायु है, इनको हम दोबारा से पुनः निर्माण उनका कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं लंबे समय तक। इसके अलावा जो वन संसाधन है, वन है जिनको एक बार काट दिया जाता है वो पुनः फिर से उत्पादित किए जा सकते हैं, जो एक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो ये हो गया संसाधन किसे कहते हैं। अब संसाधन की जो अलग अलग भूगोलवेता थे, सामाजिक कोश था, उनकी सबकी अलग अलग परिभाषाएं थी। उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सामाजिक कोश था, सामाजिक कोश के अनुसार जो संसाधन है उसकी क्या परिभाषा है। यानी सामाजिक कोश के अनुसार सामाजिक कोश के अनुसार
संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जो मानव की आवश्यकता पूर्ति में सुविधा प्रदान करते हैं तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं अर्थात जो सामाजिक कोष है उसके अनुसार संसाधन क्या हैं? संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जो मानव की आवश्यकता पूर्ति में सुविधा प्रदान करते हैं तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो ये था सामाजिक कोष के अनुसार संसाधन की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे जिमरमैन के अनुसार। तो जिमरमैन क्या थे? एक जो संसाधन भूगोलवेताओं में उनका प्रमुख नाम था, जो जिमरमैन थे, उनका संसाधन भूगोलवेताओं में प्रमुख रूप से उनको माना जाता है। तो अगली परिभाषा है जिमरमैन के अनुसार। जिमरमैन के अनुसार जो संसाधन मानवीय पर्यावरण की वे विशेषता हैं, मानवीय पर्यावरण की वे विशेषता हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती हैं, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती हैं। सक्षम होती हैं तथा मानव उसे अपनी आवश्यकताओं व क्षमताओं के आधार पर उपयोगी बनाता है। उपयोगी बनाता है। ठीक है। जिमरमैन ने क्या माना था कि जो संसाधन है वो मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है और मानव उसे अपनी आवश्यकताओं व क्षमताओं के आधार पर उसे उपयोगी बनाता है। यानी क्या कहना था उनका कि कोई भी संसाधन हमें धरातल से हम किसी भी रूप में उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन मानव उसे जैसी उसकी आवश्यकता होती है, जैसा उसके पास साधन होते हैं, जैसी उसकी जो क्षमता होती है, उसी क्षमता के आधार पर वो उसका रूप परिवर्तन करता है और उसको और अत्यधिक उपयोगी बना देता है। तो ये जिमरमैन का मानना था। जो जिमरमैन थे वो एक महत्वपूर्ण संसाधन भूगोलवेता थे और उनका मानना था कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। यानी
पृथ्वी हमें जो देती है उसको हम डायरेक्ट काम में ना लेकर उसको मनुष्य अपने दिमाग से अपनी क्षमता के आधार पर उसका जो रूप है वो परिवर्तित कर देता है और फिर वो उसे काम में लेता है। तो इस प्रकार से जो जिमरमैन थे उन्होंने अपनी परिभाषा में 3 शब्दों का प्रयोग किया है, यानी आवश्यकता, क्षमता और उपयोगिता, जो कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि जो जिमरमैन थे उन्होंने अपनी जो संसाधन है उसको किस रूप में माना है। पहला आवश्यकता, दूसरी क्षमता और तीसरा है वो उपयोगिता। ठीक है, तो ये था जिमरमैन के अनुसार संसाधन की परिभाषा। अब उसके बाद है जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन की परिभाषा। जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन वे वस्तु हैं जो मानव की आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जो मानव की आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, व इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से जो संसाधन भूगोल है उसकी अलग अलग भूगोल वेताओं ने अलग अलग परिभाषा दी है। ठीक है, तो वो तो ये तो हो गया संसाधन का अर्थ क्या था। संसाधन यानी 2 शब्द से मिलकर बना है, री और शोर्स। ठीक है, दीर्घ समय तक काम में लेने वाले साधन, यानी अपन सभी परिभाषाओं को मिलाकर यदि संसाधन का अध्ययन करें तो संसाधन क्या है कि ऐसे साधन जिनको हम लंबे समय तक काम में ले सकें और मनुष्य है वो अपनी क्षमताओं के आधार पर उसे और अधिक उपयोगी बनाकर काम में ले, तो वो संसाधन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से संसाधन की परिभाषा हमने पढ़ी। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण संसाधनों की जो जन्मदायिनी होती है वो प्रकृति होती है। ठीक है, यानी कोई भी संसाधन है उसकी जन्मदायिनी प्रकृति होती है और जो मानव है वो उन संसाधनों को प्रकृति का उपहार मानकर काम में लेता है। ठीक है, तो वह उनका रूप परिवर्तन करता है और फिर काम में लेता है। तो इस प्रकार से जो संसाधन है उनकी भी जो उनका वर्गीकरण है वो बदलता गया और मानव की जो क्रियाविधि और संसाधनों की बदलती प्रवृत्ति के कारण जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो समझ पाना मुश्किल हो गया। इसीलिए जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया जाता है, यानी जैसे जैसे मानव की जो क्रियाविधि थी और संसाधनों की जो प्रवृत्ति बदलती गई, यानी वो उसने अपनी क्रियाविधि के द्वारा संसाधनों की प्रवृत्ति बदली और उसी बदली हुई प्रवृत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाने लगा ताकि उसके आधार पर संसाधनों की पहचान की जा सके। तो आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण है वो किस किस रूप में किया जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पहला है उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर
और चौथा है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो उपयोग की सबसे पहले जो संसाधन है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपयोग की सततता के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है वो है स्वामित्व के आधार पर। तो इनका हम पुनः वर्गीकरण करते हैं, यानी इनको कई भागों में विभाजित किया गया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले उपयोग की सततता के आधार पर जो संसाधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नवीनीकरण संसाधन, दूसरा अनवीनीकरण संसाधन, और तीसरा है चक्रीय संसाधन। यानी हम क्या कह सकते हैं, उपयोग की सततता के आधार पर जो संसाधन है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला नवीनीकरण संसाधन, दूसरा अनवीनीकरण संसाधन और तीसरा है वो चक्रीय संसाधन। पहले हम इनका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, फिर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है उद्देश्य के आधार पर जो संसाधन है उनका वर्गीकरण पुनः 3 भागों में किया जा सकता है। पहला है ऊर्जा संसाधन, दूसरा है कच्चा माल, और तीसरा है भोज्य खाद्य पदार्थ या भोज्य सामग्री। खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो उद्देश्य के आधार पर पुनः जो संसाधन है उनका वर्गीकरण हम 3 भागों में कर सकते हैं। पहला है ऊर्जा संसाधन, दूसरा कच्चा माल और तीसरा खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो इसी प्रकार से पहला अपन ने पढ़ा उपयोग के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है उनका वर्गीकरण हम 2 भागों में विभाजित इसको कर सकते हैं। पहला जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। यानी उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ये पुनः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। पहला है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हमने पढ़ा जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, उपयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। यानी उपयोग की सततता के आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी संसाधन होता है, कोई भी वस्तु होती है, वो
जिस तरह से हम उसको काम में लेते हैं वैसे धीरे धीरे वो समाप्त होती जाती है, कुछ समाप्त हो जाती हैं और कुछ का हम पुनः उनको काम में लेने योग्य बना लेते हैं। तो जिस वस्तु को हम जिस प्रकार से काम में लेंगे वह उसी प्रकार से मतलब वो आगे या तो चलती रहेगी या फिर समाप्त हो जाएगी, वो तो स्वाभाविक सी बात है। तो इसी प्रकार से जो हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं उसी उपयोग के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है वह 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, संसाधनों का वर्गीकरण है वो उपयोग की सततता के आधार पर 3 प्रकार से है। पहला है नवीनीकरण संसाधन। तो चलिए देखिए, नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनको हम एक बार काम में लेने के बाद में दोबारा काम में ले सकते हैं, यानी वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होने वाले और जिनका हम इन फ्यूचर दोबारा हम उनको काम में ले सकते हैं, जो रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के द्वारा वापस हमें उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं जो कि नवीनीकरण संसाधन की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, यानी जो सूर्य का ताप है, सूर्य का ताप हो, वायु हो, भूतापीय ऊर्जा हो, इन सबको हम क्या है दोबारा काम में ले सकते हैं, यानी वापस रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम उसका रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से हम उनको काम में ले सकते हैं। ठीक है, पुनर्निर्माण उनका हम कर सकते हैं। तो नवीनीकरण संसाधन वो होते हैं जिनको हम एक बार काम में लेने के बाद में दोबारा हम उनको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे वन्य जीव जंतु हैं वो भी एक बार खत्म होने के बाद में दोबारा पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा जो वन है, वन को एक बार समाप्त कर दिया जाए, धीरे धीरे वो फिर से जैविक हैं वो तो धीरे धीरे फिर से उग जाते हैं। तो इस प्रकार से वे संसाधन जो एक बार काम में लेने के बाद में दोबारा हम उनको काम में ले सकते हैं, उनका नवीनीकरण हम कर सकते हैं, जो कि नवीनीकरण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन, यानी पहला था जिनको काम में लेने के बाद में हम दोबारा काम में ले सकते हैं, जिनका नवीनीकरण हम कर सकते हैं, वो नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। दूसरा वे संसाधन जिनको एक बार काम में ले लिया तो वो दोबारा मतलब खत्म हो जाते हैं, कहने का मतलब है सीधा डायरेक्ट, यानी वे संसाधन जो एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम नहीं आते वो अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यानी ये क्या है, ऐसे संसाधन हैं जिनको एक बार काम में ले लिया तो वो दोबारा काम में लेने योग्य नहीं होते, वो समाप्त हो जाते। काम में कहाँ से लेंगे, वो समाप्त हो जाते हैं। और इनके जो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी लाखों करोड़ों वर्षों में होती है। जैसे कोयला बनता है, कोयला कैसे बना था? प्राचीन काल में कार्बोनिफेरस युग में जो वनस्पति है वो पृथ्वी की उथल पुथल से नीचे दब गई थी, जिसके कारण कोयले का निर्माण हुआ था। तो उसकी कोयले के निर्माण की प्रक्रिया में क्या हुआ था, लाखों करोड़ों वर्ष लग गए थे। तो इन संसाधनों को मतलब निर्माण प्रक्रिया में भी इनका लाखों करोड़ों वर्ष लगता है और इनको एक बार काम में लेने के बाद में ये समाप्त हो जाते हैं, इनको हम दोबारा काम में नहीं ले सकते। उन संसाधनों को नवीनीकरण संसाधनों की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अब उसके बाद जो उपयोग की सततता के आधार पर जो संसाधन है वो उसकी तीसरा जो वर्गीकरण है वो चक्रीय संसाधन, यानी पहला था नवीनीकरण, दूसरा अनवीनीकरण और तीसरा चक्रीय संसाधन। यानी पहला काम में लेने के बाद में दोबारा से उसको हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं। तीसरा काम में लेने के बाद में दूसरा काम में लेने के बाद में समाप्त हो जाता है। और तीसरा है चक्रीय संसाधन। तो चक्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि एक बार हम काम में ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जल। तो जल है वो जैसे नदियां हैं वो महासागरों में गिरती हैं और महासागरों का जल है वो वाष्प बन के उड़ जाता है और वाष्प से बादल बनते हैं और बादल बन के वो पुनः धरती पर आ जाता है। तो इस प्रकार से जल क्या है, एक क्रिया करता है और क्रिया के द्वारा वह पुनः हम धरातल पे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जल है वो एक चक्र के रूप में हमें पुनः उसी रूप में प्राप्त हो जाता है जिसे चक्रीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, धन्यवाद। हम कल पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण।